आज देखते हैं नया चैप्टर है बाजार। इकाई 4 में बाजार नया चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार किसे कहते हैं या बाजार का अर्थ बताइए। आप सब जानते हैं बाजार, यदि सामान्य बोलचाली भाषा में कहें तो बाजार किसे कहेंगे। बाजार किसी स्थान विशेष से, सामान्य बोलचाली भाषा में यदि हम देखें तो बाजार किसे कहेंगे, सामान्य बोलचाली बाजार किसे कहेंगे जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और एक स्थान विशेष होता है। आप सबको मालूम है बाजार जैसे आप देख रहे हैं सब्जी मार्केट, वो क्या होता है, स्थान विशेष होता है और उस स्थान पर वस्तुओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार ये सामान्य बोलचाल भाषा में, लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसे कहेंगे। अर्थशास्त्र में सामान्य बोलचाल भाषा में बाजार का अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है। बाजार का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द के लिए किसी स्थान विशेष, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से न होकर के किससे होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं के क्रय विक्रय से किया जाता है। स्थान विशेष से न होकर के जिस स्थान पर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, आदान प्रदान होता है, इसको हम बाजार कहते हैं। तो बाजार के लिए स्थान विशेष का होना तो आवश्यक नहीं, लेकिन वस्तुओं का होना आवश्यक है। वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अब वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, बाजार कहते हैं। तो इसके लिए क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। जो हम क्रय विक्रय करते हैं इसमें क्रेता विक्रेता का होना आवश्यक है। क्रेता विक्रेता के साथ साथ क्या होनी चाहिए, इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्वतंत्र प्रतियोगिता मतलब कोई भी क्रेता है विक्रेता है, वे क्या करते हैं, वस्तुओं का स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब वो उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी क्रेता है वे उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य नहीं, वे मतलब स्वतंत्र है। इसके साथ साथ एक कीमत होना आवश्यक है। बाजार पर लाने के लिए कीमत का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वस्तु जो क्रय विक्रय किए जाते हैं एक निश्चित कीमत पर, मूल्य पर क्रय विक्रय की जाती है। इसको हम अर्थशास्त्र में बाजार कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको परीक्षा दे देता है बाजार के आवश्यक तत्व या अंग। तत्व और अंग दोनों एक ही हैं। तो पहला है क्षेत्र। बाजार के लिए एक क्षेत्र का होना आवश्यक है। क्षेत्र में क्या की जाती है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, क्योंकि निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक है। और इस क्षेत्र में क्रेता, उस क्षेत्र में क्रेता क्या करता है, वस्तुओं से क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्रेता विक्रेता फैले हुए होते हैं और वे स्वतंत्र पूर्वक क्या करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यदि हम देखें तो आधुनिक युग में क्या हो रहा है, आधुनिक युग में वस्तुओं का क्रय विक्रय का क्षेत्र क्या हो गए हैं, व्यापक हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं। क्यों, आज परिवहन एवं संचार के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। परिवहन एवं संचार के साधनों के कारण आज बाजार के क्षेत्र काफी विस्तृत हो गए हैं। आज विक्रेता में एक स्थान पर बैठकर अपनी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र का होना आवश्यक है। दूसरा है एक वस्तु। बाजार कहलाने के लिए वस्तु विशेष का होना आवश्यक है। बाजार एक स्थान के साथ साथ एक वस्तु का होना आवश्यक है। बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बिना वस्तु के बाजार संभव नहीं। और अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं। जैसे हम कपड़ा का बाजार करते हैं,
सराफा बाजार, सोना चांदी बाजार। चूड़ी लाइन सुने, चूड़ी का बाजार है। तो इस प्रकार अलग अलग वस्तु के अलग अलग बाजार होते हैं, अलग अलग वस्तु के अलग अलग बाजार। तो समझ आ रहा है, बाजार के लिए उसका आवश्यक तत्व क्या है? एक वस्तु। बाजार कहलाने के लिए वस्तु विशेष का होना आवश्यक है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं। कपड़ा का बाजार है, चूड़ी का बाजार है, सोना चांदी बाजार है, चप्पल जूता बाजार है, अलग अलग बाजार, अलग अलग वस्तु। इस प्रकार ये है वस्तु। तीसरा है क्रेता विक्रेता। बाजार में एक क्षेत्र के साथ साथ इसका होना आवश्यक है, ये वस्तु का होना भी आवश्यक है। बिना वस्तु के क्रेता विक्रेता किसका नाम प्रदान करेगा? क्रेता विक्रेता है लेकिन वस्तु नहीं है, क्रेता विक्रेता है लेकिन वस्तु नहीं है, तो इस वस्तु का नाम प्रदान करेगा। और वस्तु है तो क्रेता और विक्रेता का होना भी आवश्यक है। वस्तु के साथ साथ क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। यदि क्रेता है विक्रेता नहीं है तो बाजार नहीं कहलाएगा। क्रेता है लेकिन विक्रेता नहीं है, क्रेता है मतलब खरीदने वाला, बेचने वाला नहीं, आदान प्रदान का आवश्यक। उसी प्रकार विक्रेता है, बेचने वाला लेकिन लेने वाला नहीं, तो किसको सामान बेचेगा? इस प्रकार बाजार कहलाने के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है। क्रेता विक्रेता क्या करते हैं? वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार क्रेता विक्रेता का होना आवश्यक है। और चौथा है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के चौथा आवश्यक तत्व है स्वतंत्र प्रतियोगिता। क्रेता विक्रेता में आपस में क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। और ये प्रतियोगिता क्या होती है? स्वतंत्रता पूर्वक होती है। कोई भी क्रेता है वे किसी भी वस्तु की कोई भी कीमत मांग सकता है। कोई भी क्रेता है, हम सब्जी खरीदने गए तो सब्जी वाले विक्रेता हो तो विक्रेता से हम मोल भाव भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है, मोल भाव करना है, वस्तु खरीदने के लिए भी स्वतंत्र है। आप पूछे सब्जी कीमत, वस्तु की कीमत, कोई जरूरी नहीं कि आप खरीदें, आपके हैं स्वतंत्र है। और इस प्रकार क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा होती है। और क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्या होती है? वस्तु की कीमत का निर्धारण। इस प्रकार क्रेता विक्रेता में स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना आवश्यक। अब पांचवा है मूल्य या कीमत। बाजार कहलाने के लिए वस्तु की कीमत का होना आवश्यक है, वस्तु की मूल्य का निर्धारण होना आवश्यक। क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा, क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा मतलब मोल भाव, उसी के आधार पर क्या होती है? वस्तु की कीमत निर्धारण होती है, कीमत का निर्धारण होता है। यदि हम देखें वस्तु बाजार में, आज यदि हम देख रहे हैं बाजार में, तो बाजार में कीमत निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? विक्रेता द्वारा की जाती है। आज हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो विक्रेता द्वारा उस वस्तु की कीमत की निर्धारण की जाती है। यहाँ प्रतियोगिता नहीं होती है। तो अलग अलग बाजार बाद में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना है बाजार के आवश्यक तत्व में बाजार में वस्तु की कीमत तो होना आवश्यक। बाजार तभी संभव होगा जब उसमें क्या होगा? किसी भी वस्तु जो बेची जाने वाली वस्तु उसकी कीमत होगी। पहले क्या होता था? वस्तु देकर वस्तु प्राप्त किया, वस्तु निर्णय करना, उसमें कीमत या मूल्य नहीं आता। तो इसका आपको लिखना नहीं, सिर्फ बताना है मूल्य कीमत। बाजार कहलाने के लिए वस्तु की कीमत का निर्धारण आवश्यक। बाजार कहलाने के लिए वस्तु जो हम वस्तु क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, उसकी कीमत का होना आवश्यक है। और एक वस्तु की समान कीमत। आप देखते हैं बाजार में एक वस्तु की क्या होती है? कीमत समान होती है, एक समान होती है। इस प्रकार ये 5 तत्व है बाजार के लिए आवश्यक तत्व या अंग। बाजार कहलाने के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक। इसके बाद बाजार का वर्गीकरण, बाजार का प्रकार या वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर। पहला है क्षेत्र के आधार पर।
बाजार को क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। स्थानीय बाजार, पहला देखते हैं स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता छोटे क्षेत्र, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता क्या होते हैं, छोटे क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में क्या करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। स्थानीय बाजार में जो क्रेता विक्रेता है वो सीमित क्षेत्र में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, इसका क्षेत्र सीमित होता है। और इसमें जो वस्तुएं बेची जाती है, स्थानीय बाजार में जो भी वस्तुएं बेची जाती है वो शीघ्र नाशवान प्रकृति की होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे दूध है, दही है, अंडा है, सब्जी है, ये सब क्या है, शीघ्र नाशवान प्रकृति की वस्तु है। और कई वस्तुएं ऐसी होती है जो भारी होती है लेकिन कीमत कम होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो भारी होती है लेकिन उनकी कीमत कम होती है। तो ऐसी वस्तुओं के बाजार को भी हम स्थानीय बाजार में शामिल करते हैं। जैसे ईंट है, रेत है, इस प्रकार के जो बाजार होते हैं वो क्या होते हैं, पत्थर है। इस प्रकार के बाजार स्थानीय बाजार के अंतर्गत। दूसरा है प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार वे बाजार होती हैं जो एक राज्य के अंतर्गत। प्रादेशिक बाजार वे बाजार है जो एक राज्य के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। एक प्रदेश के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक बाजार। स्थानीय बाजार की तुलना में इसका जो क्षेत्र होता है बड़ा होता है। स्थानीय बाजार की तुलना में इसका जो क्षेत्र होता है, बाजार का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे पगड़ी है, पगड़ी का बाजार पंजाब, राजस्थान, यहाँ हम देखें तो पगड़ी की डिमांड ज्यादा, मांग ज्यादा है। इस प्रकार बाजार का प्रादेशिक बाजार कहते हैं। नाक की चूड़ी है, ये प्रादेशिक बाजार का उदाहरण है। समझ आ रहा है, प्रादेशिक बाजार आपको यदि समझना है तो ये जो प्रादेशिक बाजार में बाजार, सबसे पहले ध्यान देना है, प्रादेशिक बाजार वे बाजार होती है जो एक प्रांत के अंदर, स्थानीय बाजार की तुलना में इसका क्षेत्र बड़ा होता है। एक प्रांत होता है, एक राज्य होता है, एक राज्य के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किए जाते हैं। इस प्रकार के बाजार को हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। राजस्थान है, पंजाब, यहाँ पगड़ी की डिमांड ज्यादा, लाख की चूड़ी है। इस प्रकार ये है प्रादेशिक बाजार। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार एक देश के अंतर्गत, एक राष्ट्र के अंतर्गत। राष्ट्रीय बाजार वे बाजार होती है जो एक प्रांत या एक राज्य या एक देश के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। राष्ट्रीय बाजार वे बाजार है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का एक राज्य के, एक देश के अंतर्गत या एक राष्ट्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। चावल, दाल, स्कूटर है, फर्नीचर है, कार है, इस प्रकार के जो बाजार उसको राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार या विदेशी बाजार भी कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यह है राष्ट्र है एक देश के अंतर्गत, और अंतरराष्ट्रीय मतलब दो या दो से अधिक देशों के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को हम अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इस प्रकार के जो बाजार उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं सोना चांदी, हीरे जवाहरात,
दवाइयाँ हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम या उससे संबंधित पदार्थ, खनिज तेल, ये सब बाजार पे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो क्या लिखोगे? अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहेंगे? एक देश से दूसरे देश। आपको ये ध्यान देना है कि एक देश से दूसरे देश या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है। उदाहरण में यदि लिखा जाए सोना चांदी, पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित पदार्थ जो वस्तुएं निर्मित की जाती है, दवाइयाँ, इन सबको हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में शामिल करते हैं। ठीक है। इसके बाद समय के आधार पर बाजार को समय के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार। अति अल्पकालीन मतलब बहुत कम समय के लिए। अति अल्पकालीन मतलब वे बाजार जो बहुत कम समय को लगता है। अब इसमें क्या होती है? मांग के आधार पर पूर्ति संबंधित होती है। अति अल्पकालीन बाजार में मांग के आधार पर पूर्ति संभव नहीं। जिस वस्तु की मांग की जा रही है उसकी पूर्ति संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन अति अल्पकाल थोड़े समय में संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है? इसमें मांग पक्ष प्रबल होते हैं, पूर्ति का तो संभव नहीं है, पूर्ति संभव नहीं हो, उत्पादन संभव नहीं है अति अल्पकाल में। इस प्रकार के जो बाजार होते हैं इसमें दूध, दही, साग सब्जी या शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, इसमें इन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार किसे कहेंगे? अति अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए होता है। इसमें उत्पादन करते पास पर्याप्त समय नहीं होता है पूर्ति करने के लिए। इस प्रकार के जो बाजार होते हैं मांग प्रबल होती है, पूर्ति कम होती है। क्यों? क्योंकि मांग के आधार पर पूर्ति संभव नहीं, मतलब उत्पादन के लिए पर्याप्त समय चाहिए। और उत्पादन के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए क्या होता है? पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। मांग के आधार पर उसकी पूर्ति को तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए इसमें ऐसी वस्तुओं का क्रय विक्रय किए जाते हैं जो शीघ्र नाशवान प्रकृति होती है, जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती है। जैसे अभी आपको बताया स्थानीय बाजार में उसी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। साग सब्जी, दूध है, अंडा है, मछली है। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार में क्या होता है? इसमें भी मांग पक्ष प्रबल होते हैं, लेकिन उत्पादन करते के पास थोड़ा सा क्या हो जाता है? समय मिल जाता है। उत्पादन करते हुए मांग के आधार पर थोड़ा सा क्या कर सकता है? उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन किसका आधार पर उत्पादन बढ़ाएगा? उत्पादन के साधनों भी बढ़ा सकता है, लेकिन वे क्या कर सकते हैं? उत्पादन बढ़ाने के लिए दो शिफ्ट में काम करा सकते हैं। अल्पकालीन बाजार में क्या होती है? अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाता है उत्पादनकर्ता को, फिर भी मांग के आधार पर इसकी पूर्ति संभव नहीं हो पाती। फिर भी हम देखते हैं कि मांग के आधार पर इसकी पूर्ति संभव नहीं हो पाती है, लेकिन उत्पादन करते हुए उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को नहीं बढ़ा सकता। देखिए, वे उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकता है। वे उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं? दो शिफ्ट में काम करा करके थोड़ी बहुत उत्पादन पूर्ति को बढ़ा सकता है। इस प्रकार ये है अल्पकालीन बाजार। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार में क्या होता है? उत्पादनकर्ता के पास पर्याप्त समय होता है। दीर्घकालीन बाजार में क्या होता है? उत्पादनकर्ता के पास उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय होता है। वे क्या कर सकते हैं? मांग के आधार पर पूर्ति को बढ़ा सकता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होता है। और पर्याप्त समय में उत्पादन के जो साधन होते हैं इसमें भी बढ़ोतरी करके पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? उत्पादन करता पर्याप्त मात्रा उत्पादन करेगा। जब उत्पादन करते हुए पर्याप्त उत्पादन करेगा
तो मांग के आधार पर उसकी पूर्ति हो रही है। यहाँ क्या होगा, क्रेता विक्रेता में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगा, पूर्ण प्रतियोगिता होगी। दीर्घकालीन बाजार में हम देखते हैं मांग और पूर्ति, दीर्घकालीन बाजार में क्या होती है, मांग और पूर्ति दोनों का क्या होता है, साम्य होता है। मांग के आधार पर पूर्ति बढ़ाया जा सकता है। इसलिए क्रेता विक्रेता में क्या होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। और इसी के आधार पर क्या होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है, कीमत में साम्यता आती है। ये हो गए दीर्घकालीन बाजार। इसके बाद अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार मतलब अब उत्पादनकर्ता के पास क्या है, पर्याप्त और समय मिल जाता है। उत्पादनकर्ता के पास क्या होता है, पर्याप्त समय हो जाते हैं, बाजार में क्या कर सकते हैं वे, और अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त समय होता है उत्पादन करने के लिए। इसके लिए विक्रेता के पास क्या होता है, कि उत्पादनकर्ता के पास पर्याप्त समय होता है, वे क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता की रुचि के आधार पर, फैशन के आधार पर, प्रभाव के आधार पर वस्तु का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय में उपभोक्ता की मांग, रुचि, फैशन, उसके आधार पर भी वे वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार के बाजार को हम अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। मतलब विक्रेता के पास क्या होती है, उत्पादनकर्ता के पास पर्याप्त समय होता है, और वे उपभोक्ता की रुचि के आधार पर, उनकी फैशन के आधार पर, उसके प्रभाव के आधार पर क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और इस अवधि में हम देखें तो नवीन फर्म भी वे क्या कर सकते हैं, नवीन फर्म मतलब नई कंपनी स्थापित भी कर सकते हैं उत्पादन प्रणाली। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत समय होता है। तो इस अवधि में वे क्या करते हैं, नवीन फर्म का स्थापना भी कर सकते हैं, स्थापना करके क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया अति दीर्घकालीन बाजार। आज देखिए क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण और समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर कीजिए, क्षेत्र के आधार पर लिखोगे, समय के आधार पर कहा जाएगा, समय के आधार पर लिखोगे। और ये भी क्वेश्चन दिया जाता है, बाजार के आवश्यक तत्व यहाँ कौन कौन से, ये आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है।